हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानने का प्रयास करेंगे घटना चक्र, जो हमारे समसामयिक घटना चक्र अतिरिक्तांक है, जो 2020 की जो नई पब्लिश आई है उससे। और यह जो बुक है यह केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होती है। ये जो आज हम शुरू कर रहे हैं यह हमारी है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जो कि रिवीजन नोट्स है। इसमें आज के वीडियो में मैं आप लोगों का फीडबैक का इंतजार करूंगा। आप लोग का फीडबैक जैसा रहेगा उसके अनुसार ये बुक्स को और आगे बढ़ाई जाएगी। आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसे लगे और इसे आगे बढ़ाई जाए या नहीं। आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर कमेंट करेंगे, अपने विचार को जरूर व्यक्त करेंगे, ताकि मैं इसे आगे बढ़ा सकूं या आपके विचारों के अनुसार इसके क्या करना है यह कर सकूं। यह जो है यह पूर्वालोकन के आधार पर है, जहां पर 1990 से वर्तमान 2020 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। हम लोग ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी नोट्स को जानेंगे। यहाँ पर सभी बुक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो बुक्स है यह पूर्वालोकन घटना चक्र से है और इसमें अगर जाने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं शासन में कुल कंटेंट कितने पढ़ने हैं, तो हमें कुल पढ़नी है 42 चैप्टर। 42 चैप्टर को पढ़नी है, जिनमें हमारी शुरुआत होती है भारत का संवैधानिक विकास से। इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, अगर आपकी फीडबैक और सपोर्ट अच्छी रही तो। इसलिए आज हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और आपके फीडबैक के आधार पर ही आगे की क्लासेज और वीडियोज आएंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए शुरू करेंगे हम लोग पहला चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास। इसे जानेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार पहला है भारत का संवैधानिक विकास और यहाँ पर दी जाती है उसके नोट्स। तो पहले हम लोग उसके नोट्स को जान लेंगे, तब उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को भी जानेंगे। बातें करें तो भारत का संवैधानिक विकास की, तो इसे दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे, जो 1773 से 1853 ईस्वी के बीच तक चली, और दूसरी थी 1858 से 1947 के बीच की ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। यहाँ पर दी गई है कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और उससे संबंधित सभी नोट्स को। हम लोग पहले नोट्स के बारे में जान लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दी गई थी। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस सी क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेर काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वह प्रथम गवर्नर जनरल बने और 4 जो सदस्य थे उनमें शामिल हैं फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारवेल। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अध्यक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक
उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। कंपनी के कर्मचारी पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। अगला एक्ट है हमारी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के अंतर्गत 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। 1786 के अधिनियम के द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। आगे पॉइंट है हमारे जो नोट्स उसमें है 1793 के चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली को केंद्रीयकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने के ही थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि जो चौथा सदस्य था को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो ये थे हमारे सभी इम्पोर्टेंट नोट्स। अब इससे संबंधित सभी प्रश्न को जानेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे, इसी के आधार पर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा या रोक दूंगा। जैसे आपके रिस्पॉन्स रहेंगे वैसी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब हम लोग जाने प्रश्न कोश यानी पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन उसके देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और
सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और इसकी स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और उससे वहां चयन करनी है। तो यहां पर देखें तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी नियामक अधिनियम 1773 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 में और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 में। यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2134। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों में को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, पांचविध या आंगलविद विवाद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर जो है यह है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसे जाने तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने थे। आगे यहीं पर है देने की बात की गई थी और समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने नेता ट्रिवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। चौथा प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यह की गई थी 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके पॉइंट की बात करें तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। पांचवा प्रश्न है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन जो है पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है
इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा कथन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इनमें जो सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम, पहला और दूसरा कथन जो है यह सही है। इसके पॉइंट की बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और उसे राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार जो यहाँ पर दी गई है कि कथन प्रश्नगत 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इसके छठा प्रश्न है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। इसके पॉइंट की बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। इस प्रकार ये जो हमारी पहला चैप्टर थी भारतीय संविधान का विकास, इसे हम लोगों ने जाना है। इसे हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आपका इंतजार रहेगा फीडबैक का। आप लोग हमें फीडबैक जरूर देंगे और अपने विचार को प्रकट करेंगे, जिससे मैं आगे की रणनीति तैयार कर सकूं। कम से कम जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वह हमें जरूर अपने सजेशंस, फीडबैक्स और विचार एक बार एक शब्द में या अपने विचारों को कम से कम तो जरूर व्यक्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें विश्वास है कि आप सब अपना सजेशंस और फीडबैक जरूर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देंगे, ताकि अन्य सभी लोगों को ही फायदा हो सके, क्योंकि यह जो है आने वाले 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस या अन्य सभी बिहार स्पेशल और सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।